मार्केट से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से कुर्नो मॉडल में ये माना जाता है कि एक दयाधिकारी 1/3 उत्पादन पहला उत्पादक करता है, 1/3 उत्पादक दूसरा उत्पादक करता है और 1/3 छोड़ दिया जाता है और दोनों ही दयाधिकारी का व्यक्तिगत लाभ अधिकतम होता है पर कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है। कुर्नो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें उन्होंने ये माना कि एक दयाधिकारी हमेशा अपनी उत्पत्ति का निर्धारण ये मानते हुए करता है कि जो उसका प्रतिद्वंदी है उसका उत्पादन स्थिर रहेगा, जबकि जोसेफ बार्ट्रेट जो कि जर्मन के गणितज्ञ थे उन्होंने जो कुर्नो मॉडल है उसकी कटु आलोचना करी। उनका ये मानना था कि एक दयाधिकारी कभी भी दूसरे के उत्पादन को ध्यान में रखकर अपना उत्पादन नहीं करता है, वरन एक दयाधिकारी हमेशा ये मानकर चलता है कि दूसरा अपनी कीमत को स्थिर रखेगा। उस कीमत को स्थिर रखने की मान्यता को मानते हुए वह अपने कुल लाभ को अधिकतम करता है। जहाँ कुर्नो मॉडल के द्वारा जो समलाभ वक्र बनाए गए थे वह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर थे, वहीं बार्ट्रेट का यह मानना था कि जो समलाभ वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इस प्रकार से जो बार्ट्रेट के द्वारा एक नया सिद्धांत दिया गया था दयाधिकारी के रूप में, दयाधिकारी मॉडल में, उसे बार्ट्रेट मॉडल के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बार्ट्रेट मॉडल क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए देखिए, ये एक दयाधिकारी जो है ये इसका पाई ए ये समलाभ वक्र है। मान लीजिए बाजार में दो उत्पादक है, एक ए और एक बी। तो ए का समलाभ वक्र ये बताता है कि बी की कीमत स्थिर रहने पर ए को किस स्तर पर लाभ होगा। सामान्य रूप से होता क्या है, यदि बी के द्वारा कीमत कम की जाती है तो ए अपने लाभ को समान बनाए रखने के लिए उत्पादन में वृद्धि करता है। बी के द्वारा जब और कीमत कम की जाती है तो प्रति इकाई लाभ घट जाता है तो वह उत्पादन में वृद्धि करता है। एक सीमा तक बी के द्वारा कीमत कम होने तक ए के द्वारा उसी समलाभ वक्र पर अपना उत्पादन किया जाएगा। अगर एक सीमा से ज़्यादा बी यदि कीमत कम कर देता है तो जो ए उत्पादक है उसका समलाभ वक्र नीचे की ओर आ जाता है। यहाँ जो बार्ट्रेट मॉडल है उसमें उन्होंने जो समलाभ वक्र दिए थे वो समलाभ वक्र ये कुर्नो मॉडल में इस प्रकार के समलाभ वक्र थे, जबकि बार्ट्रेट मॉडल में जो उन्होंने माना कि जो समलाभ वक्र है वो इस प्रकार से होते हैं पाई ए। यानी क्या है कि बी के द्वारा B2 अगर कीमत रखी गई है तो ए उत्पादन जो है वो बढ़ाकर इतना करके अपने लाभ को या तो उत्पादन Q1 करेगा या उत्पादन Q3 करेगा। अब B जो है और कीमत कम करके B2 कर देता है तो A या तो उत्पादन बढ़ेगा Q2 और या Q2 डैश होगा। अब B कीमत कम करके अगर BE कर देता है तो A का उत्पादन A ही होगा। इसके बाद भी यदि बी के द्वारा कीमत कम की जाती है तो ऐसी स्थिति में ए अपने समलाभ वक्र के नीचे स्तर पर आ जाएगा। जहां कुर्नो मॉडल में ये बताया गया कि जैसे जैसे वक्र ऊपर जाएगा लाभ घटता चला जाएगा, वहीं बार्ट्रेट मॉडल में ये माना जाता है कि अगर बार्ट्रेट मॉडल में ये माना जाता है कि निचले वक्र पर लाभ कम होता है और ऊपर के वक्र पर लाभ अधिक होता है। तो बार्ट्रेट मॉडल के माध्यम से हम उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो बार्ट्रेट मॉडल है इसमें जो लाभ है वो ये ए के लाभ और बी के लाभ को बताता है। ये बताता है कि अगर बी की कीमत स्थिर रहती है तो ए के द्वारा जो लाभ है वो दर्शाने वाला जो वक्र है वो उसका समलाभ वक्र कहलाता है। ये जो समलाभ वक्र है, ये समलाभ वक्र जो होते हैं वह क्या है, इसमें ऊंचा वक्र अधिक लाभ को बताता है, नीचा वक्र कम लाभ को दिखाता है। और इन
समलाभ वक्रों के माध्यम से हम दोनों के रिएक्शन कर्व यानी उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र भी बना सकते हैं। सामान्य रूप से जो होता है समलाभ वक्र, ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ये दाईं ओर झुकते हुए होते हैं, जो ये बताता है कि ए का लाभ तभी जब ए का लाभ बढ़ता है तो लाभ बढ़ने के साथ जब ए बी का जो हिस्सा है बाजार का कुछ प्राप्त करने में सफल रहता है। तो जब भी आप देखेंगे कि जो समलाभ वक्र हैं जो ए के द्वारा बनाए जा रहे हैं या ए के और बी के जो होते हैं, ये देखिए ए के समलाभ वक्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए पहला समलाभ वक्र पाई ए, ये दूसरा समलाभ वक्र पाई ए डैश, तीसरा समलाभ वक्र पाई ए 3। तो ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि जैसे जैसे ए का लाभ बढ़ता है ये थोड़ा मार्केट शेयर बी से प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यहाँ इसका मार्केट शेयर और बढ़ रहा है। तो ये बताता है कि सामान्य रूप से जैसे जैसे समलाभ वक्र ऊपर जाएंगे लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ने के साथ जो ए है बी का भी कुछ ना कुछ, बी की जो मांग है उसका जैसे जैसे ए का लाभ बढ़ता है वह कुछ ना कुछ मात्रा में बी का मार्केट भी अपने पक्ष में लाने में सफल रहता है। जैसे आप देख रहे हैं उत्पादन Q1 से Q2 हो रहा है और Q3 हो रहा है। इस प्रकार से बार्टेड मॉडल में समलाभ वक्रों के माध्यम से ए और बी के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, ये क्या बता रहा है कि ये देखिए ये थोड़ा सा इस साइड में झुका हुआ है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे ए का लाभ बढ़ेगा वह किसी न किसी रूप में बी का कुछ मार्केट शेयर लेने में सफल रहेगा। दूसरी चीज़ ये यूँ बता रहा है कि जैसे बी के द्वारा कीमत रखी है B1, तो ए को ये लाभ मिल रहा है। बी कीमत घटाता है तो ए का लाभ जो है उस समय वही है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर बी कीमत घटाता है, जैसे B3 से B2 करी, तो ए का लाभ वही है। अगर वह लाभ B2 से B1 कर देता है तो ए का लाभ घट जाता है, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा यदि बी कीमत घटा देता है तो मजबूरी में दयाधिकारी है तो ए को भी कीमत घटानी पड़ेगी, और एक लिमिट से ज़्यादा कीमत घटानी पड़ेगी तो ए का लाभ पहले की तुलना में कम हो जाएगा। इसी प्रकार से बी के द्वारा अगर B0 कीमत अगर B0 कर दी जाती है तो यहाँ देखिए वह नीचे की ओर चला जाएगा। इस प्रकार से दोनों बी के भी उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र होते हैं, और इन उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से बार्टेड ने यह प्रूव करने का प्रयास किया कि जो दोनों उत्पादक है जिस बिंदु पर इनके उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र आपस में काटते हैं वहाँ पर देखिए क्या है, वहाँ पर स्थिर संतुलन की स्थिति होती है। तो यहाँ देखिए हम बात करेंगे जो ए के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र की हमने बात करी। अब इसी प्रकार से बी के भी उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र होते हैं। तो यहाँ देखिए ये ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है, ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया, और इसी प्रकार से ये बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र होता है। और ये संतुलन होता है 45 डिग्री पर। मान लो दोनों की कीमतें समान है तो दोनों का ये कोण है 45 डिग्री का मान लीजिए। तो यहां देखिए ये ए का उत्पादन और ये बी का उत्पादन, ये संतुलन होता है। तो यहां देखिए ये ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है और ये बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है। ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र ये बताता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ए के लाभ बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार से बी का जो उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है ये बताता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे बी का भी लाभ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए जहाँ इस ई बिंदु पर दोनों के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र का साम्य होता है, यही दयाधिकारी का संतुलन होता है। इस संतुलन पर ए फर्म को भी अधिकतम लाभ मिलता है और बी फर्म को भी अधिकतम लाभ मिलता है। इस संतुलन बिंदु को उन्होंने कूर्णों का संतुलन की संज्ञा दी थी। उनका ये मानना था कि हालांकि ई बिंदु जो है, ई बिंदु पर ए फर्म को भी अधिकतम लाभ मिलता है, बी फर्म को भी अधिकतम लाभ मिलता है, पर यहाँ कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ई बिंदु से कहीं और बिंदु पर जाएं तो हो सकता है
ए का लाभ वही रहे, बी का लाभ बढ़ जाए, या हो सकता है बी का लाभ वही रहे, ए का लाभ बढ़ जाए, और हो सकता है ऐसा भी कोई बिंदु हो जिस पर दोनों के लाभ बढ़ जाए। तो इन समलाभ वक्रों के माध्यम से बार्टेट ने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि जो दोनों का संतुलन बिंदु है, उस संतुलन बिंदु पर दोनों ही फर्मों का व्यक्तिगत लाभ अधिकतम होता है, पर कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है। इसको हम प्रूव करेंगे किस प्रकार से, देखिए कर सकते हैं। ये हमने एक संतुलन की बात करी। अब देखिए हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र पर फर्म का इंडिविजुअल लाभ अधिकतम होता है, पर कुल लाभ जरूरी नहीं है कि अधिकतम हो। तो ये देखिए ये ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, और यहां से हम बना रहे हैं बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र। अब देखिए ये संतुलन बिंदु है ई। अब यहां ए का जो है, ए का हम कर्व बनाएंगे, तो ए का जो कर्व बनेगा ये देखिए पाई ए डैश, और यहां ये देखिए बी का जो है, ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र हो गया पाई ए डैश, और जो बी ए का ये दूसरा उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र हुआ पाई ए डबल डैश। अब यहां से हम देखेंगे बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र देखेंगे, तो बी फर्म का पहला उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र देखिए, ये बी फर्म का पहला उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र पाई B1, और ये बी फर्म का दूसरा पाई B2। देखिए क्या है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको। ये देखिए ये पहला ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है, ये या मिनिमम पर ये, और ये ए का दूसरा उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र। इसी प्रकार से ये बी का प्रथम उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, और ये बी का दूसरा प्रतिक्रिया वक्र। ई बिंदु पर दोनों संतुलन में, ई बिंदु पर दोनों फर्म का कुल लाभ अधिकतम है, ए का भी कुल लाभ अधिकतम है और बी का भी कुल लाभ अधिकतम है। थोड़ा सा इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपको ये हो जाए। तो देखिए ये जो है ये ए है, ये ए का ये पहला पाई है, देखो मैं इसको वापस बना देता हूं, ये ए का पहला वक्र है पाई ए, ठीक है, और ये जो है ये पाई ए डैश, और ये बी का जो है, बी का ये पहला, और ये देखिए ये पाई ए डैश और ये पाई बी। देखिए क्या है, ये वाला कर्व है, ये देखिए इसको भी मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। ये देखिए बी का ये फर्स्ट, ये ए का, सुनो ये देखिए ये कर्व है, ये फर्स्ट पाई ए टच हो रहा है ये बी का, ये पाई बी। अब यहां देखिए दोनों संतुलन ई बिंदु पर है, तो यहां दोनों का लाभ अधिकतम है। अब यहां देखिए अगर ई से टी बिंदु पर जाते हैं, ई से टी पर जाते हैं, ई से टी पर जाते हैं, तो बी का लाभ बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए बी ये नीचे वाले समलाभ वक्र पर है और ई से टी पर जाते हैं, तो ए का लाभ वही रहता है। देखिए ए पहले पाई ए है, ये पाई ए डैश है, तो देखिए ई बिंदु से ये जो बिंदु मिलने वाला है, ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए सारे कर्व यहां मिल रहे हैं। अब देखिए ये ए का फर्स्ट समलाभ वक्र है, ये ए का बी समलाभ वक्र है, और इसी प्रकार से ये बी का फर्स्ट है और ये बी का सेकंड है। ई बिंदु पर संतुलन में, यानी ई बिंदु पर ए फर्म है, उसका भी कुल लाभ अधिकतम है और बी फर्म का भी व्यक्तिगत लाभ अधिकतम है। अब मैं कह रहा हूं कि ई से अगर टी पर जाते हैं, तो देखिए ई से टी पर जाते हैं तो ए का लाभ यहां पे है, वो का वही है यहां पर है, तो ए फर्म को कोई भी फायदा नहीं होता है, पर बी का
लाभ बढ़ जाता है, क्योंकि बी पहले नीचे वाले लाभ वक्र पर था, अब टी पर जाता है तो ऊंचे वाले लाभ वक्र पर आ जाता है। तो ई से टी पर यदि जाया जाता है तो ए के लाभ वही रहते हैं पर बी के लाभ बढ़ जाते हैं। और अगर ई से एच पर जाए, ये बिंदु हम ले लेते हैं एच, ई से एच पर जाए तो देखिए बी वो को वही पर है, बी पहले वाले पर ही है, पर ए ऊंचे वाले वक्र पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहां देखते हैं कि एच और टी जो लाइन है, एच और टी लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रस्विंदा रेखा, प्रस्विंदा रेखा, ये इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट कर्व। तो यहां अगर दोनों डील करते हैं एच या टी पर, तो ऐसी स्थिति में उद्योग का कुल लाभ अधिकतम होगा। क्योंकि देखिए यहां इस बिंदु पर अगर देखिए, ये देखिए ये यहां हम लेकर आते हैं तो इससे बी का लाभ यहां अधिकतम है और इस वाले से ए का लाभ अधिकतम है। तो इसके किसी बिंदु पर कुल लाभ अधिकतम हो सकता है। देखो ई से मान लो जो ये एच और टी है, इसके बीच में कोई बिंदु है, देखिए ये तो एच बिंदु है, ये टी बिंदु, इसके बिंदु मान लीजिए बीच में एम बिंदु है, तो एम बिंदु पर हम जाएंगे तो बी का लाभ बढ़ेगा, क्योंकि ये देखिए बी वाला पहला वक्र है, ये दूसरे पर चला गया। और इसी प्रकार से ए का लाभ भी बढ़ेगा, ए पहले पर है, ये डैश डैश वाले दूसरे पर चला गया। तो ये जो कॉन्टैक्ट कर्व है, कॉन्टैक्ट कर्व वह कर्व होता है जिस पर या तो ए, अगर वो टी पर जाएगा तो बी का लाभ बढ़ेगा, ए का उतना ही रहेगा, एच पर जाएगा तो ए का लाभ बढ़ेगा, बी का उतना ही रहेगा। पर दोनों जो कॉन्टैक्ट कर्व उसके बीच में एम बिंदु पर जाए तो ए और बी दोनों के लाभ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो बार्टेड मॉडल है उसमें यह सिद्ध किया गया कि कूर्नो जो मॉडल है, उस मॉडल में जहां साम्य का बिंदु होता है, उस साम्य के बिंदु पर दोनों ही फर्मों के इंडिविजुअल लाभ अधिकतम होते हैं पर कुल लाभ अधिकतम नहीं होते हैं। इसकी बजाय दोनों यदि प्रस्विंदा रेखा पर जाए यानी कॉन्टैक्ट कर्व पर जाए तो या तो एक का लाभ अधिकतम होगा या दूसरे का लाभ अधिकतम होगा या दोनों ही फर्म के लाभ अधिकतम होंगे। इस प्रकार से बार्टेड मॉडल ने जो कूर्नो मॉडल है उस पर एक सुधार किया। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि बार्टेड मॉडल क्या है। धन्यवाद।